अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? ठीक हैं? सो जनाब, आज का जो हमारा टॉपिक है इस वीडियो का वो है जनाब क्लॉक मेकिंग। क्योंकि बहुत सारे लोगों को काफ़ी सारा इशू आता है कि हमसे जो है ना वो क्लॉक की फ़िक्सिंग सही नहीं होती, या नीडल्स नहीं सही लगती, या फिर जो है ना वो उसकी टॉप कोट वगैरह में इशू आ जाता है, या वो लुक नहीं आती। क्योंकि क्लॉक देखें, इट्स मैसिव थिंग, ठीक है। ये आपका मेहनत लेगी, आपका टाइम लेगी, लेकिन आप यकीन करें इसके जो रिज़ल्ट्स होते हैं ना वो बहुत अच्छे होते हैं। सो सबसे पहले हमने देखना है, इन केस किसी किस्म के कोई स्क्रैचेस वगैरह हैं हमारे बेस कोट के ऊपर, या आप कह लें कि बेस कोट सही नहीं बना। वैसे तो मेरी एक और वीडियो भी है यूट्यूब पे जिसके ऊपर मैंने ब्लैक कलर की क्लॉक के ऊपर सैंडिंग करके टॉप कोट वगैरह करके और फाइनल रिज़ल्ट आपको दिखाया था। बट दिस टाइम मैं आपको प्रॉपर सैंडिंग और फिर उसके बाद क्लॉक फिक्सिंग वगैरह का बताती हूँ। अच्छा, मोस्टली जो स्क्रैचेस वाला इशू होता है वो हमारा ब्लैक कलर के ऊपर ज़्यादा वाजे होता है, या कोई डार्क सा कलर हो उसके ऊपर ज़्यादा वाजे होता है। सो आपने और कुछ नहीं करना, आपने सैंड पेपर लिया अपनी बेस कोट के ऊपर जो क्योर हो चुका है प्रॉपर तरीके से, उसको अच्छे तरीके से आपने सैंड करना है, ठीक है। चाहे टेबल्स हो, चाहे आपका कोई कोस्टर हो, चाहे आपकी कोई वॉल हैंगिंग हो, अच्छे तरीके से जब आप इसकी सैंडिंग करेंगे तो उसके बाद जब इसके ऊपर टॉप कोट करेंगे दैट विल बी अमेजिंग, ठीक है। इंशाल्लाह ताला किसी किस्म का कोई इशू नहीं आएगा। और देखें, एक से दो दफ़ा में चीज़ जो है ना वो एकदम से ठीक नहीं बनती। जिस तरह अक्सर लोग कहते हैं कि जिस तरह आप तो वीडियो में दिखा रही थी तो बहुत इजी लगा, स्पेशली जो मेरे ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं, तो क्योंकि उनको मैं डिटेल में सारी क्लॉक मेकिंग वगैरह और सारी चीज़ें सारा कुछ डिटेल में होता है। सो उनको लगता है कि एक से दो वीडियोस के बाद जो है ना वो देख के, तो जिस टाइम वो ट्राई करना शुरू करेंगे, बनाना शुरू करेंगे, तो वो बहुत इजी होगा। दैट्स वाई आई ऑलवेज़ ऑलवेज़ रिकमेंड, चाहे आप मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट हैं, चाहे फ़िज़िकल वर्कशॉप्स वाले स्टूडेंट हैं, या फिर आप रैंडम मुझे बस फॉलो करें, आई ऑलवेज़ रिकमेंड कि जब भी आपने अपना काम स्टार्ट करना है, आपने मेक श्योर करना है कि उसको छोटे लेवल पे स्टार्ट करना है। छोटे लेवल पे स्टार्ट करने से दो तीन चीज़ें होती हैं। सबसे पहली चीज़ ये कि आपका टाइम कम लगता है, आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाती है, आपके पैसे कम लगते हैं, आपकी मेहनत कम लगती है, और सबसे बढ़ के आप डीमोटिवेट कम होते हैं, ठीक है। सो बेसिकली जब आप छोटी चीज़ पे प्रैक्टिस करेंगे, आपका हाथ खुलेगा, आपके हाथ के मसल्स खुलेंगे। जब हम मुझे याद है कि जब हम ड्राइंग करते थे अपने यूनिवर्सिटी में, हमारी ड्राइंग तो होती थी आर्किटेक्चरल डिज़ाइनिंग, और मतलब आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स वगैरह, हम बिल्डिंग्स बनाते थे, लाइव ड्राइंग करते थे, बंदों को बनाते थे। तो उसमें हमारे टीचर्स वगैरह हमें यही कहते थे कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपके हाथों की जो लाइन है ना वो हाथों के मसल जो हैं वो खुलेंगे, तो उससे आपकी प्रैक्टिस, आपके हाथ की सफाई आना शुरू होगी। सो अगर तो आपने कोर्स ले लिया है, या आपने रेजिन आर्ट के बारे में सीख लिया है, या कोई वीडियो देख लिया है, उसके फ़ौरन बाद अगर आप क्लॉक पे या रेजिन बीच पे आएंगे, तो ऑब्वियसली ये एक लाइक कॉमन सेंस की बात है कि एकदम से आपकी चीज़ बहुत अच्छी नहीं बन जाएगी। जैसा मैंने भी बहुत सारी क्लॉक्स ख़राब किए हैं शुरू में, मैंने बहुत सारे रेजिन बीचेस वाली वॉल हैंगिंग्स ख़राब किए हैं, क्लॉक्स ख़राब किए हैं, फिर जाके जो है ना आपके हाथ में उतनी सफाई आना शुरू होती है। अच्छा जनाब, यहाँ पे मैंने सैंडिंग कर ली अच्छे तरीके से, उसको ब्रश ऑफ कर दिया जितना भी मेरे पास वो था, डस्ट वगैरह इसकी आई हुई थी। और उसके बाद मैंने इसको साफ़ कपड़े से भी साफ़ कर सकते हैं आप, लेकिन आपको पता है कि अल्कोहल स्वैब इज़ माय मोस्ट फेवरेट पार्ट, और सबसे यूज़फुल भी है, क्योंकि इससे वो वाले ज़रात भी आपके अल्कोहल स्वैब पे लग जाते हैं जो कि बज़ाहिर आपको नज़र नहीं आ रहे होते। सही है। सो मेक श्योर कि जब भी आपने रेजिन करना है, चाहे मोल्ड में करना है, चाहे आपने अपने किसी वॉल हैंगिंग वगैरह में करना है, क्लॉक पे करना है, मेक श्योर कि ये वाला स्टेप आप लाजमी कर लें। अच्छा, जो फ्लोरल वाली साइड होती है उस साइड पे नहीं करते, क्योंकि उस इसके जो रूमें से होते हैं ना वो फ्लावर्स के साथ या लीव्स के साथ अटकते हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा सा इशू हो जाता है। सो यहाँ पे मैं टेपिंग इसकी ठीक कर रही हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है थोड़ी सी सैंडिंग वगैरह की है तो टेप्स हिल गई हैं, तो टेप लगाना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम अपना रेजिन जो है वो कम से कम ज़ाया करें। सही है। सो ये मेरे स्टूडेंट्स को बात बहुत अच्छे तरीके से पता है कि मैं रेजिन के ज़ाया होने को बहुत ज़्यादा डिस्करेज करती हूँ, कि प्रैक्टिस आप इस तरह करें कि आपका रेजिन कम से कम ज़ाया हो, और जो लेफ़्ट ओवर रेजिन है उसका बनाने में आपने टेंशन नहीं लेनी। उसको आपने जो है ना वो छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि एयरिंग्स वगैरह, की चेन्स वगैरह, छोटे मोल्ड्स में आप डाल सकते हैं, क्रिस्टल क्लस्टर्स ढेर सारे बना सकते हैं। सो उसी के रैपर को पकड़ के मैंने यूँ गोल गोल करके, एंड देन ये जो क्लॉक के अंदर डिज़ाइन सुराख हुआ हुआ था उसको मैंने फिल कर दिया। सो अब यहाँ पे मैं कर रही हूँ बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसका टॉप कोट। रेजिन मैंने बना लिया है। रेजिन बनाने का मेथड मेरे यूट्यूब पे भी है, और जो मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट हैं उन लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि मैं सबसे ज़्यादा तवज्जो जो है वो सबके लिए ये कहती हूँ कि
रेज़िन मिक्सिंग जो है ना वो आपको बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए। जब आपका रेज़िन मिक्सचर अच्छा बन गया है तो क्या क्लॉक, क्या वॉल हैंगिंग, क्या बड़े बड़े जॉट पीसेस आप कुछ भी बना सकते हैं। शीशे पे काम कर सकते हैं, मोल्ड्स में कर सकते हैं, वॉल हैंगिंग्स पे कर सकते हैं, एमडीएफ पे कर सकते हैं, एचडीएफ पे कर सकते हैं, किसी भी चीज़ पे कर सकते हैं अगर आपको रेज़िन बनाना आ जाए और सही तरीके से मिक्सचर बनाना आ जाए और इतनी नो हाउ हो कि सर्दियां हैं तो सर्दियों में किस तरह रेज़िन बनाना है, गर्मियां हैं तो गर्मियों में किस तरह हमने काम करना है। सर्दियों में हमारा जो क्योरिंग प्रोसेस होता है वो स्लो हो जाता है, इसलिए वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम कि हम रेज़िन मिक्सचर बनाने के बाद थोड़ा बहुत मोल्ड्स वगैरह को साफ़ करें, कलर्स वगैरह इकट्ठे करें और वो सारा कुछ करें। बट इन समर्स यू हैव टू बी वेरी केयरफुल क्योंकि क्योरिंग टाइम बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है, सही है। सो आपने अपने कलर्स वगैरह, अपने मोल्ड्स वगैरह जो भी प्रिपरेशंस हैं रेज़िन प्रोडक्ट बनाने के लिए वो आपने पहले से करके रखनी है। सर्दियों में ये होता है कि चलो जब तक उसको रेस्ट मिल रहा है या जब तक उसको आप वार्म बाथ दे रहे हैं शुरू में या बाद में, आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम होता है कि आप उसको जो है वो चीज़ों को अपने प्रिपेयर करें एंड देन आप अच्छे तरीके से उसको जो है वो पोर कर दें। चाहे वो अब मोल्ड्स में है, चाहे अब जिस तरह मैं ये टॉप कोट कर रही हूँ, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। सो यहाँ पे मैंने रेज़िन की पोरिंग कर दी है। बहुत ज़्यादा आपने रेज़िन नहीं उंडेल देना, आपने मेक श्योर करना है कि थोड़ा सा डाल के आपने उसको स्प्रेड आउट करना है। एक तो इससे बबल्स जो हैं वो नेचुरली थोड़े से कम हो जाते हैं क्योंकि आपकी सरफेस के ऊपर रेज़िन जो है वो फैल रहा होता है। दूसरी बात ये कि आपने मेक श्योर करना है कि ढेर सारा रेज़िन अगर आपने एक ही दफ़ा में उंडेल दिया तो वो किसी ना किसी साइड से स्पिल होना शुरू हो जाता है। सो आपने मेक श्योर करना है कि आपने बहुत एहतियात से, जिस तरह मैं एक वर्ड यूज़ करती हूँ अपने ऑनलाइन कोर्स में, कंट्रोल्ड पोरिंग करनी है। कंट्रोल पोरिंग आपकी तभी होगी जब आप कम से कम रेज़िन जो है ना वो डालेंगे। मैं ये नहीं कह रही कि रेज़िन डालना ही बहुत कम है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके डालें, आप उसको स्प्रेड करें। अब जिस तरह पहले मैंने स्प्रेड कर दिया, मुझे पता था वो काफ़ी जगह से खाली हो रही थी, तो फिर मैंने उसको दोबारा एक पोरिंग कर दी। सो इससे ये होगा कि आपका रेज़िन स्पिल नहीं होगा, रेज़िन कंट्रोल्ड रहेगा। अब चाहे मैं वुड लॉक्स के ऊपर करूँ, टेबल्स के ऊपर करूँ, मेरा यही तरीका है कि मैं थोड़ा सा रेज़िन डाल के उसको स्प्रेड करती हूँ एंड देन जहाँ पे मुझे लगता है कम है वहाँ पे मैं थोड़ा सा और रेज़िन जो है वो पोर कर देती हूँ। सो ये छोटी छोटी आप कह लें कॉमन सेंस वाली बातें हैं या आप कह लें कि प्रैक्टिस वाली बातें हैं। ये आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी प्रैक्टिस जिस टाइम बढ़ जाएगी, जब आपको रेज़िन की मिक्सिंग से या पोरिंग से उस तरह वाली एंग्जाइटी या डर नहीं लगेगा, तब आपका ये हाथ जो है ना वो बेहतरीन तरीके से ख़ुद ब खुद ही काम करना शुरू हो जाता है। मैंने देखा है कि जिस टाइम अब मैं पोरिंग कर रही होती हूँ या अब मैं कोई आर्टिफैक्ट बना रही होती हूँ, वो जिस तरह ऑटो पे मेरा माइंड और मेरे हाथ जो है ना वो काम कर रहे होते हैं। जैसे हम ड्राइविंग करते हैं, शुरू शुरू में हम बहुत कॉन्शियस होते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आपकी ड्राइविंग ऐसे आपके सबकॉन्शियस में बैठती है कि आपकी छोटी छोटी चीज़ों को सोचे बगैर ही परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो सेम आपकी रेज़िन की, आपकी डिकोपाज की सारी प्रैक्टिस जो है वो इसी तरह ही होती है। सो यहाँ पे अब मैं जनाब बहुत बेहतरीन तरीके से इसके बबल जो हैं वो रिमूव कर रही हूँ। बबल्स रिमूव करने के बाद मैंने इसको जो है वो छोड़ दिया फॉर गुड 24 आवर्स। उससे पहले आके ना आपने इसको टच करना है, क्योंकि बहुत मुझे पता है शुरू में जो है ना लोग बहुत इम्पेशेंट होकर उसको टच करना शुरू कर देते हैं, तो वो आपके थंब प्रिंट्स वगैरह या रेज़िन वगैरह जो सही क्योर नहीं होता। अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक और बात बताती चलूँ कि बहुत ज़रूरी है, जब आपने रेज़िन पोर कर दिया है फिर आपने जगह जो है वो चेंज नहीं करनी। सो यहाँ पे मेरे पास ये एक और क्लॉक है जिसका अगेन मैं रेज़िन सैंडिंग करके एंड इसके ऊपर भी मैं टॉप कोट आपको करके दिखाती हूँ। अच्छा, ये मेरी दो दोस्तें आई थी आर्टिस्ट बडी, जो मेरी आसमा और मासूम, आसमा और सबा हैं। उन्होंने आके ये जो थी ना वॉल क्लॉक्स बनाई थी एट माई स्टूडियो। उन्होंने रेज़िन आर्ट सीखना था। सो यहाँ पे ये वाली है सबा की, ये भी ब्लैक कलर की थी, वो जो पिछली वाली आपने देखी वो भी ब्लैक कलर की थी। सो इन दोनों ने अपनी अपनी क्रिएटिविटी दिखा के ये वाली रेज़िन क्लॉक जो है ना वो बनाई। लेकिन क्योंकि वो सिर्फ एक दफ़ा ही आई थी मेरे स्टूडियो में, बेस कोट लगा के वो लोग चली गई। उसके बाद ये वाला काम मैंने ख़ुद किया फॉर द सेक ऑफ कंटेंट, या यूट्यूब पे वीडियो वगैरह डालने के लिए, या अपने स्टूडेंट्स के लिए जो मैं बना रही होती हूँ वीडियोज़ वगैरह उसके लिए। सो यहाँ पे जो है वो मैंने क्या कहते हैं थोड़ी बहुत जो कमी पेशी मुझे रह गई थी वो मैंने पकड़ी एंड देन मैंने ये जो है ना साइड पे स्टोन्स वगैरह मैं लगा रही हूँ। अच्छा, सबा ने ये किया कि उन्होंने कहा कि मैंने नंबर्स वगैरह नहीं लगाने, मुझे थोड़ी सी एक स्टाइलिश सी क्लॉक चाहिए।
तो मैंने इसके ऊपर जो है वो ये लगाने हैं, स्टोन्स लगाने हैं, और इसी को उन्होंने चार तरफ लगा दिया, जो कि 12, 6, 3 एंड 9 बना आपका। सही है। सो यहाँ पे मैंने इसकी सैंडिंग कर ली है। सैंडिंग वाला पार्ट मैंने आपको पहली वाली क्लॉक के ऊपर करके दिखा दिया था। सो यहाँ पे जस्ट मैंने अच्छे तरीके से डस्ट वगैरह रिमूव किए, जहाँ मुझे लगे थोड़े बहुत स्टोन्स कम है वहाँ पे मैंने उन स्टोन्स को रख दिया है, क्योंकि वो टॉप कोट के दरमियान ही जुड़ जाएंगे। सो यहाँ पे अगेन मैं बहुत बेहतरीन तरीके से स्लो पोरिंग के साथ साथ ये अपनी टॉप कोट कर रही हूँ। वंस अगेन बताती चलूँ, थोड़ा थोड़ा रेजिन डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं उंडेलना, आराम से जो है फिर उसके बाद आप इसको स्प्रेड आउट कर सकते हैं। सो यहाँ पे मेरा ख्याल है मैंने दोनों एक ही टाइम पे बनाए हुए थे। उस वाली क्लॉक में थोड़ा सा रेजिन ज़्यादा डाला है क्योंकि वो बिल्कुल प्लेन थी, और यहाँ पे थोड़े से स्टोन्स वगैरह हैं, तो उसकी वजह से, या शायद इसका साइज़ ही छोटा था तो उसकी वजह से यहाँ पे रेजिन जो है वो कंपैरेटिवली कम लगा हुआ है। सो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो मैं अपना कप हमेशा साफ़ करती हूँ, और इस कप को फिर मैं बाद में दोबारा रीयूज़ करती हूँ। जब ये एक दफ़ा प्योरली क्योर हो जाता है तो वो मैं सारे का सारा जो रेसिड्यू होता है वो मैं निकाल देती हूँ, एंड देन इट्स अगेन रेडी टू यूज़। सो यहाँ पे मैंने कर दिया है इसको। अब क्योंकि ये मेरा ख्याल है रेजिन कम था, या आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे ग्लव्स पहन लिए हैं, और ग्लव्स पहनने के बाद मैं इसको अच्छे तरीके से जो है वो स्प्रेड आउट कर रही हूँ। अब ये भी एक तरीका होता है टॉप कोट के लिए। मोस्टली लोग ये कहते हैं कि पॉप्सिकल से ज़्यादा अच्छा ये है कि आप ग्लव्स पहन के हाथ से अच्छे तरीके से सारे का सारा टॉप कोट को, सारे के सारे रेजिन मिक्सचर को जो है वो आप स्प्रेड आउट कर सकते हैं। एंड येस, इट्स एन अमेजिंग वे ऑफ स्प्रेडिंग द होल रेजिन। लेकिन वही वाली बात है कि ग्लव्स पहन के काम करना मुझे ज़्यादा मेसियर लगता है एज़ कम्पेयर टू डूइंग इट विद द पॉप्सिकल। सो इट्स योर चॉइस, जैसे आप लोग ईजी हैं, जैसे आप लोग इसको जो है वो करना चाहते हैं। सो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि वंस अगेन बताती चलूँ, कोई भी आपको रट्टी रटाई या एक जेनेरिक फार्मूला नहीं बता सकता कि ऐसे काम करें, ऐसे काम करें। जब आप काम करना शुरू करते हैं तो लिटरली आपके काम में जो है ना वो एक सफाई आना शुरू हो जाती है, आपको ख़ुद पता चलना शुरू हो जाता है, अच्छा मैं यहाँ पे ये गलती करी थी तो अब मैं यहाँ पे ये वाली गलती नहीं करूँगी, और इस तरह ये करके सारा का सारा सीन इंशाल्लाह ताला आपका सेट हो जाएगा। सो ये यहाँ पे हो गया बेहतरीन सा टॉप कोट। और इसके भी बाद में अच्छे तरीके से ये जो स्टोन्स हैं इनके ऊपर भी मैं स्प्रेड करी, क्योंकि कुछ मैंने एक्स्ट्रा स्टोन्स लगाए थे जहाँ मुझे कम लग रहे थे। अच्छा, स्टोन्स लगाने के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये कि आपने अपनी क्लॉक को डिज़ाइन ऐसे करना है कि बहुत ढेर सारे स्टोन्स अगर लगे हुए होंगे तो आपकी जो नीडल्स हैं वो घूमते घूमते फिर जो है ना वो मसला करेंगी। तो एक तो आपने क्लॉक मशीन ऐसी लेनी है जो कि आगे अभी मैं आप लोगों को वीडियो में दिखाऊंगी, कि जिसका जो साइज़ है ना वो थोड़ा सा बड़ा हो, लाइक 26 mm हो या फिर 28 mm हो। उसमें आपके पास रूम होता है कि आप स्टोन्स वगैरह के साथ जो है वो खेल सकते हैं, ठीक है। मतलब प्ले कर सकते हैं कि आप ढेर सारे स्टोन्स लगा सकते हैं, लेकिन आपने इस तरह लगाने हैं स्टोन्स कि जहाँ पे आपकी नीडल्स हैं वो उस साइड पे नहीं आए, वरना वो स्टोन्स और नीडल्स आपस में टकराती हैं और फिर अक्सर काम नहीं होता। तो इससे मुझे याद आया कि एक फ़िज़िकल वर्कशॉप थी रेजिन वाली मेरे स्टूडियो में, तो मैं, क्योंकि मेरी आदत ये है कि मैं खुला सामान दे देती हूँ, मैं ऐसा नहीं करती कि बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें दे दूँ कि बस इतने में ही आपने काम करना है। तो वो लोग जो हैं वो एक्साइटेड हो जाते हैं, उस चक्कर में क्या करते हैं कि ढेर सारे स्टोन्स और ढेर सारी चीज़ें लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन उसके बाद फिर इशू ये आता है कि जो आपके स्टोन्स वाली क्या कहते हैं वो है ना, क्या कहते हैं, उसकी प्लेसमेंट वो ऐसी होती है कि वो आपकी नीडल्स के साथ टकरा रही होती है। सो जस्ट मेक श्योर कि आपने अपनी डिज़ाइनिंग ऐसे करनी है या उसको स्टोन्स को सेट ऐसे करना है कि अगर आपको ख़ुद पता चलेगा कि नीडल्स यहाँ से जब सेकंड्स वाली या मिनट्स वाली वो वाली गुजरेंगी तो वो अच्छे तरीके से जो है वो गुज़र जाएंगी, वो टकराएंगी नहीं विद स्टोन्स। चलें जी, यहाँ पे ये वो वाली घड़ी है जो मैं आप लोगों को बता रही थी कि दिस स्पेसिफिक वन इज़ 28 mm। ये बहुत इजी तरीके से जो है ना वो जुड़ जाती है। अच्छा, यहाँ पे मैं बताती चलूँ, मैं जो क्लॉक्स लेती हूँ वो लेती हूँ जनाब क्या कहते हैं, बना बनाया पूरा MDF होता है, और उसके ऊपर फिर जो है ना मैं ये 28 mm की क्लॉक लेके, तो ये मेरा काम जो है बेहतरीन हो जाता है। और यही वाली चीज़ जो है वो मैं अपने वर्कशॉप में, जो फ़िज़िकल वर्कशॉप्स होती हैं उनमें ये
सिखाती हूँ। सो यहाँ पे ये जो आप दाग धब्बे से देख रहे हैं, ये बेसिकली रेजिन बिल्कुल ठीक हुआ है। ये बस उस वक्त मैंने फ़ील नहीं किया, जब मैंने वाइप्स के साथ इसको मारा तो वो वाइप्स थोड़ी सी ज़्यादा सोपी थी। सो यहाँ पे वो उसके निशान लगे हैं, अदरवाइज़ इसका टॉप कोट बिल्कुल बेहतरीन हुआ था। ये तो जिस टाइम मैंने बाद में वीडियो देखी, मैंने देखा है ये तो इसके निशान पड़े हुए हैं, तो फिर बाद में मैंने उसको साफ़ टिशू के साथ साफ़ कर दिया था। सो सबसे पहले आपने अपनी मशीन को फिक्स कर लिया पीछे से। उसके बाद आपने नीचे लगानी है घंटे वाली सुई, उसके बाद आपने लगाना है मिनट वाली सुई, एंड देन आपने लगानी है सेकंड्स वाली सुई। सेकंड्स वाली सुई ऊपर लगा के आप इसको इस तरह फिक्स कर देंगे, एंड देन जो है वो आपका काम हो जाएगा। अच्छा, अब आपने ये मेक श्योर करना है कि सुइयाँ भी आपस में जो है ना वो ना टकराएं। तो अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग सुइयाँ जो हैं वो हमारी आपस में टकरा रही होती हैं, क्लाइंट के पास जब पहुँचती हूँ उन लोगों को समझ नहीं आती चीज़। मैं तो वैसे सुइयाँ अलहदा से पैक कर देती हूँ, लेकिन ये होता है कि ना क्लाइंट्स को समझ नहीं आती और वो कहते हैं आपकी सुइयाँ टेढ़ी मेढ़ी हैं। तो सो ये आपने मेक श्योर करना है कि या तो आप उनको सुइयाँ लगा के दे रहे हैं तो तब आपने बहुत एहतियात से रखनी है, अदरवाइज़ मेरी तरह आप सुइयाँ जो हैं वो अलग पैक कर दें। हाँ, मशीन आप फिक्स करके उसको दे सकते हैं। सो यहाँ पे मशीन अंदर नहीं घुस रही थी, तो यहाँ पे मैं या तो आप ड्रिल कर सकते हैं बाद में ईजीली, या फिर आप ऐसे कैंची पकड़ के उसके सुराख को जो है ना वो थोड़ा सा खुला कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर हमारा रेजिन जो है वो अंदर घुस जाता है, जिसकी वजह से हमारी क्लॉक मशीन अंदर नहीं जा रही होती। सो ये छोटी छोटी कॉमन सेंस वाली बातें हैं जो कि आपने बस ये मेक श्योर करना है कि बेहतरीन तरीके से अपनी चीज़ों को फ़िक्स करना है, क्योंकि देखें जितना टाइम हमारी मेकिंग में लगता है उतना ही टाइम हमारी इसको क्या कहते हैं इसकी फ़िनिशिंग में लगता है। सो क्लॉक के लिए फ़िनिशिंग आपकी तब मुकम्मल होगी जब आप उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से मशीन वगैरह जो है वो फ़िक्स कर देंगे। सो यहाँ पे मैं नट्स वगैरह इसके सही तरीके से टाइट करी हूँ ताकि मशीन आपकी बेहतरीन तरीके से फ़िक्स हो जाए। सो अगर मैंने तो ये क्लाइंट को ऑर्डर देना हो तो फिर मैं इसी लेवल पे इसको पैक कर देती हूँ, और जो नीडल्स होती हैं उनको मैं अलहदा से पैक करके क्लाइंट को भिजवा देती हूँ, और साथ में वीडियो दिखा देती हूँ कि भाई सबसे नीचे आपने लगानी है घंटे वाली सुई, और थोड़ा सा आपने इसको जो है ना वो दोनों हाथों के साथ हल्का सा प्रेस करना है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं बताती चलूँ, जो एक्रेलिक वाली नीडल्स होती हैं वो मेरे से जो है ना वो अक्सर टूट जाती हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल होती हैं। सो बस ये भी आपकी प्रैक्टिस है। अभी तक मेरे तो यकीन करें अभी तक मेरी ऐसी कोई क्लॉक नहीं बनी जिस पे मैंने एक्रेलिक की नीडल्स लगाई और वो टूटी ना हो। सो बस ये आपने मेक श्योर करना है कि आपने नीडल्स बहुत अच्छे तरीके से फ़िक्स करनी है। इन केस देखें ये जो मेटल वाली नीडल्स होती हैं टेढ़ी मेढ़ी हो जाए, हम उसको हाथ के साथ ना सही कर देते हैं, लेकिन जो वो एक्रेलिक वाली होती है ना वो टूट जाती हैं। कुछ लोग लगाते हैं, उनके हाथ में खैर इतनी सफाई होती है, वो बहुत बेहतरीन तरीके से उसको फ़िक्स कर देते हैं, लेकिन मेरे से पता नहीं ये मेरा मसला है या क्या इसको मैं कह लूँ कि मेरे से वो एक्रेलिक वाली नीडल्स जो है ना वो फ़िक्स नहीं होती। सो यहाँ पे मैं बहुत बेहतरीन तरीके से ये वाली क्लॉक को भी फ़िक्स कर रही हूँ, और आप देख रहे हैं कि अपने हाथ की मदद से ही मैं उनकी जो प्लेसमेंट है, ज़ाहिर है पड़ी पड़ी भी टेढ़ी हो जाती हैं, और इसको आप जब तक आप वॉल पे हैंग नहीं करते तब तक ये इसके चांसेस होते हैं कि ये सुइयाँ जो हैं वो टेढ़ी हो सकती हैं। सो यहाँ पे देखें जहाँ वो अटकेगी दूसरी सुई के साथ, वहाँ पे आपने उसको आराम से पकड़ के थोड़ा सा ऊपर कर देना, और एंड देन आपने इस तरह घुमा के देखना है कि ये सेकंड्स वाली सुई जो है वो मिनट या घंटे वाली सुई के साथ टच तो नहीं कर रही। सेम आपने घंटे वाली भी वो घुमा के देखनी है और अपनी मिनट्स वाली भी। तो ये इस तरह ये सारा प्रोसेस होता है। लॉन्ग अवेटेड वीडियो थी जो कि मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए और बाकी सब के लिए बनानी थी। सो मेक श्योर कि आपकी क्लॉक्स जो हैं वो बेहतरीन बनी हों, और जब आपकी क्लॉक्स पूरी बन जाएंगी तो यकीन करें ऐसी खुशी होती है जिस तरह इस वक्त मेरे और मेरे पार्टिसिपेंट्स के चेहरे पे ही ऐसे मैंने क्लिप लिया है एक और वर्कशॉप से। सो और एंड पे अगर आपने एक्रेलिक कटआउट्स वगैरह ये वो लगाए हैं तो उसका ये जो ये वाला पार्ट होता है ना, लिटरली दिस इज़ द मोस्ट अमेजिंग पार्ट। सो आई होप आपको ये वाली वीडियो भी पसंद आई होगी। सो डू कमेंट, क्योंकि इन सारी चीज़ों के पीछे काफ़ी सारी मेहनत होती है, और यकीन करें रेजिन का काम अच्छा खासा खिलारे वाला काम होता है। और अभी ये जो सारा मेस मेरे मोबाइल में मचा हुआ है ढेर सारी वीडियोस का, आई होप कि मैं इनको जल्दी जल्दी डिलीट कर सकूं और कंटेंट अपलोड कर सकूं सारे प्लेटफॉर्म्स पे। सो आपकी बहुत सारी जो है ना वो मोहब्बत चाहिए। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, डू लाइक, कमेंट, शेयर, और इससे ये होगा कि मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि मैं ढेर सारी कंटेंट जो है वो अपलोड करूँ और आप लोगों के लिए भी यूज़फुल हो इंशाल्लाह। सो स्पीड रही और हिम्मत बनी रही तो मैं ढेर सारी और भी यूज़फुल वीडियोस लेके आऊँगी अपने सारे प्लेटफॉर्म्स के लिए, सारे स्टूडेंट्स के लिए और आप सब के लिए। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, डू शो योर ढेर सारा प्यार, और टेक केयर गाइज, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज़ बीइंग सो काइंड एंड सो सपोर्टिव।
आई लव यू ऑल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।